नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। 190 सेंटेंसेस पर हम अभी तक बात कर चुके हैं। 191 सेंटेंस से सेशन की शुरुआत होंगे। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास इससे पुराना या इससे नया एडिशन है तो आप सीक्वेंस को अपने हिसाब से मैच कर लें। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का, उसके फंक्शन का, उसके पार्ट ऑफ स्पीच का और सेंटेंस की स्ट्रक्चर में उस वर्ड की क्या भूमिका है, किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो किया गया है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात होने वाली है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होगा और लर्निंग बहुत जल्दी आपकी इंप्रूव करेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इस वीडियो लेक्चर का पहला है। 191 सेंटेंस है, 191 वाह सेंटेंस है किरण पब्लिकेशन 2023 का। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ट्रेजडी। देखिए ट्रेजडी आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रेजडी, ये तो एक नाउन है और द इसको सामने आगे लिखा हुआ है आर्टिकल। अब देखिए द आर्टिकल लगाया जाता है किसी को डेफिनेट करने के लिए। किसी नाउन को जब डेफिनेट कर दिया जाता है या जब कोई नाउन स्पेसिफिक या डेफिनेट होता है तो उसके स्पेसिफिक और डेफिनेट एस्पेक्ट को दिखाने के लिए, फीचर को दिखाने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। और ये द इसलिए हो गया क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन लगा है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज ही इनको कहा जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज इनको इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी होती है। लेकिन सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज, इवन कोई कॉमा भी लगा हुआ है तो उसका अपना एक फंक्शन है। वो अपने एक फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आया है, वरना तो उसको लिखने का क्या मतलब है। अब ये जो ऑफ जूलियस सीजर लिखा हुआ है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है इस नाउन के लिए। ये जो नाउन है ना ट्रेजेडी, इसके लिए लिखी हुई है। इस वजह से इसने ट्रेजेडी को स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया कि हम किसकी ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। आपकी मेरी ट्रेजेडी की नहीं, किसी की भी ट्रेजेडी की नहीं, जूलियस सीजर की ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन फ्रेज ने ट्रेजेडी को स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया, इसीलिए हमने द आर्टिकल लाया। अब ये जो देखिए जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है, ये तो नाउन तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। देखिए नाउन तो इसका, इस फ्रेज का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। लेकिन जब नाउन हो गया तो नाउन के फंक्शन होते हैं हमारे पास तीन। कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन लिखा हुआ मिलेगा आपको तो वो तीन ही फंक्शन में मिल सकता है, या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, और ना पता हो तो अब सुन लो कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगाई जाती है सेंटेंस में लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखूं, मैंने लिखा यहाँ पर सी इज अ नर्स, तो यहाँ पर ये जो नर्स है ये नाउन, ये जो आ नर्स है ये पूरी नाउन फ्रेज है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है पूरक। पूरक मतलब जो पूरा करने के लिए आते हो। क्या पूरा करने के लिए आते हो? मीनिंग को पूरा करने के लिए आते हो। किसके मीनिंग को पूरा करने के लिए आते हो? ये जो सब्जेक्ट लिखा है ना, इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए आते हो। ये जो इज लिखी है ना, ये जो बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है इज, एम आर वाज वर कुछ भी हो सकती थी टेंस के हिसाब से। तो ये आई है लिंक करने के लिए इस कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट से, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। ध्यान रखेंगे आप। मैं लिंकिंग वर्ब के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये 30वां 31वां हमारा सेशन है और पिछले 30 31 सेशन में मैं हर सेशन में मैंने लिंकिंग वर्ब को बड़ी डिटेल में समझाया है। लिंकिंग वर्ब को मैंने वर्ब चैप्टर के प्ले लिस्ट में अलग से इस पर लेक्चर बना के डाले हुए हैं, वो आप जरूर देख लें। हाईली रिकमेंडेड लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। लिंकिंग वर्ब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लें।
तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर इस नाउन फ्रेज को आप कॉम्प्लीमेंट कहोगे, जैसे कि इस नाउन फ्रेज को आपने कॉम्प्लीमेंट कह दिया, तो उसके लिए जरूरी है कि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हो। बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव, ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। या इनमें से बहुत सारी जो है एक्शन वर्ब भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः ये लिंकिंग वर्ब भी हो जाती है। तो अगर इसे कॉम्प्लीमेंट कहोगे तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी। लिखी है क्या? नहीं लिखी। तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना तो इसकी निरस्त कर दो। अब देखिए, पूरी इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट दो ही जगह पाए जाते हैं, या तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, या फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखे आ जाते हैं। अब इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है, ना इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लिखी है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद किसी नाउन प्रोनाउन को लेती हैं, क्योंकि उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसी नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, और वही नाउन प्रोनाउन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब? अभी कोई सामने आएगी तो खोलकर समझाऊंगा, परेशान ना होइए, पिछले लेक्चर में समझा ही चुका हूं। प्रीपोजिशन सेंटेंस में लिखी जाती हैं किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो प्रीपोजिशन जिस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ रही होती है, वो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद ही लिखा होता है। उसी नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट कहना था तो दो ही सूरतों में, या तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती और उसका ऑब्जेक्ट बन रहा होता, फिर या तो फिर इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगी होती, फिर ये उसका ऑब्जेक्ट बन रहा होता। ना इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, ना कोई प्रीपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म हो गई। अब तो निश्चित तौर पर ही इस नाउन फ्रेज को आप सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। और सब्जेक्ट का मतलब वो, देखिए सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता, कर्ता होता है डूअर, जिसने कुछ किया हो। हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सी इज अ नर्स। सी इज अ नर्स में सी सब्जेक्ट तो है, लेकिन डूअर नहीं है। डूअर मतलब करता नहीं है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, मेरे पहले लेक्चर में मैं ये पूछता हूँ स्टूडेंट से कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो वो स्टूडेंट जिनको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ने समझने की आदत है, वो अक्सर ये बात कह देते हैं कि सर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। अब आप सोचिए कि कर्ता का मतलब है डूअर, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, और कर्ता आप कहते हैं ना, कर्ता धर्ता साहब यही है, इनसे जाके मिलो, मतलब जो करेंगे यही करेंगे। तो कर्ता या डूअर का मतलब होता है जो कुछ कर रहा हो, या जिसने कुछ किया हो, या जो कुछ करेगा। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, सी इज ए नर्स, तो सी ने क्या कोई काम किया है? सी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। एक्चुअली में सेंटेंस में कोई काम हो ही नहीं रहा। आपकी वर्ब ऐसी है ही नहीं जो एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर दे, एक्टिविटी को रिफर कर दे। तो जब कोई एक्शन हो ही नहीं रहा सेंटेंस में, जब कोई एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली आपने वर्ब ही नहीं लगा रखी है, कोई काम हो ही नहीं रहा है सेंटेंस में, तो आपने सी को करता या डूअर कैसे कह दिया? इट मीन्स सी डूअर या करता इस सेंटेंस में नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट तो है। तो फिर आपका सवाल होना चाहिए कि सर सब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब सीधे सीधे शब्दों में वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। इस सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है, प्रेडिकेट मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट के बारे में दी गई है। तो ये इज आ नर्स जो लिखी हुई है बात, ये किसके बारे में लिखी हुई है? सी के बारे में लिखी हुई है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही हो या पूछी जा रही हो, उसे ही कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। मैं आपको बताने लगूं कि ये पेन इतने रुपए का है, इस कंपनी का है, काला है, ऐसा है, वैसा है, तो हमारे वार्तालाप का, हमारे कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट क्या हुआ? पेन। ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब वो जिसके बारे में कुछ पूछा जा रहा हो, कुछ बताया जा रहा हो, या जिसके बारे में प्रेडिकेट लिखा हो, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो या मांगी जा रही हो। इतनी बात हो गई यहाँ पर। द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर, द ट्रेजिडी हो गया सब्जेक्ट, ऑफ जूलियस सीजर इस नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है। ये देखिए, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाती है। अपने फंक्शन के आधार पर ये एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन लगाया गया है इस नाउन को जोड़ने के लिए, ऑफ लगाया गया है जूलियस सीजर को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। किससे जोड़ने के लिए? इस नाउन से जोड़ने के लिए। तो अगर नाउन से जोड़ने के लिए लगाया गया है, मतलब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर नाउन के लिए आई है, तो नाउन के लिए तो कोई भी वर्ड, फ्रेज या क्लोज अगर लिखोगे तो उसे एडजेक्टिव ही कहोगे। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? वो वर्ड, वो फ्रेज, वो क्लोजेज जो
किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकती हो या कर रही हो, उनको कहा जाता है एडजेक्टिव। तो अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इस नाउन के लिए लिखी गई है, नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो आप इसे कहोगे एडजेक्टिव। किसी और सेंटेंस में, किसी और कंटेक्स्ट में अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज या कोई और प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही होती, तो इसको कह देते हैं एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, आगे चलते हैं सेंटेंस में। यहां पर लिखा हुआ है वाज, यहां पर लिखा हुआ है रिटन। अब देखिए जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी। शुरू से करते हैं। ये जो वाज है आपको सबको पता है वर्ब है, सबको पता है ये जो वाज लिखा हुआ है आपके सामने ये एक वर्ब है। अब वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी। जब मैं अक्सर पूछता हूँ वाज क्या है तो बच्चे बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो ये नहीं जानते कि वाज मेन वर्ब भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था सी इज अ नर्स, उसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं सी वाज ए नर्स, टेंस चेंज कर दे तो वाज यहाँ पर मेन वर्ब भी तो है। वही हेल्पिंग वर्ब इसको तब कहते हैं जब ये हेल्प करने के लिए आता है, किसकी, मेन वर्ब की। किस में, टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। यहाँ तो कोई मेन वर्ब लगी ही नहीं है जिसकी ये हेल्प कर सके, हेल्पिंग फंक्शन का हो सके, तो इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हो, फिर तो खुद यही अब मेन वर्ब हुआ। तो अब यहां पर आप देख के बता सकते हैं कि जो वाज है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यहां तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। जब मेन वर्ब लिखी हुई है तब तो इसको हेल्पिंग नेचर का ही होना चाहिए, हेल्पिंग फंक्शन भी होना चाहिए, हेल्प करने के लिए आई होगा मेन वर्ब की। ठीक है, अब देखो ये जो वाज रिटन है ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन रही है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर भी आपको मिल जाए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां पर इसका मतलब क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर। हाँ, एक संभावना इसमें और होती है जब वो लिंकिंग वर्ब और प्लस एडजेक्टिव हो जाता है, और वो मोस्टली होती है इंट्रांजिटिव वर्ब के केसेस में, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव तो बनाया नहीं जा सकता। मैं पहले आपको कई बार ये उदाहरण से समझा चुका हूं, अगर आप मेरे सेशन लगातार देख रहे हैं, और ये मैं आपको हर सेशन में बता चुका हूं लगभग। जब भी मेरे पास बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे सामने आई है, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिल जाए, आपके पास दो संभावनाएं होती है। पहली तो ये कि वो पैसिव होगी, और दूसरी ये कि हो सकता है वो लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो। भाई ये एक लिंकिंग वर्ब लिखा हो, ये एक एडजेक्टिव लिखा हो, तो कौन सी वाली सिचुएशन कब होगी ये पता चलता है हमें वर्ब के नेचर से। अगर वर्ब हमारी ऐसे नेचर की है जो कि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होता है, और उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते वक्त हम सब्जेक्ट कर देते हैं, तो केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव है। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब आपके सामने लिखी है तो आप कंसीडर करके चलते हैं कि ये पैसिव होगी। लेकिन आपके सामने ऐसी वर्ब लिखी है जो कि इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है या इंट्रांजिटिव नेचर की है, तो उसका पैसिव तो आप बना नहीं सकते। लेकिन अगर वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, कोई ज्यादा उसकी बात नहीं है, ये समझिए जरा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द चेयर वाज ब्रोकन, अब आपके सामने लिखा हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो ब्रोकन वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और क्या होगी इसकी बेस फॉर्म क्या होती है, ब्रेक। ब्रेक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेती हैं तभी तो ये ट्रांजिटिव कहलाती हैं। अब देखिए आप ये समझिए कि अगर आप इसको पैसिव कंसीडर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्यों कर सकते हैं पैसिव कंसीडर, एक्टिव बना के देख लेते हैं इसका, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब हमने इसका एक्टिव बना के देखा तो कुछ बाई प्रीपोजिशन के साथ कोई लगा तो था नहीं यहाँ पे, हमने कंसीडर कर लिया चलो समवन लिखा होगा। हमने क्या लिखा यहाँ पर, समवन ब्रोक द चेयर, समवन ब्रोक द चेयर ये लिखा। इसका एक्टिव बनाया तो क्या लिखा हमने, समवन ब्रोक द चेयर। अब देखिए ब्रोक जो है
ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होता है, वो वर्ब जो अपने बाद किसी नाउन प्रोनाउन को लेती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कही जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। उस नाउन प्रोनाउन को ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेक्चर मैंने वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, कौन सी किस नेचर की वर्ब को ट्रांजिटिव कहते हैं, क्यों इनको ट्रांजिटिव कहा जाता है, ट्रांजिटिव के भी फंक्शन कैसे होते हैं, ये दूसरी वर्ब से कैसे अलग है और ये कैसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है, सब कुछ मैंने खोलकर डिटेल में समझाया हुआ है। फिलहाल आप समझिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब थी और इसके बाद लिखा होता है इसका ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तभी तो हम इसका पैसिव बना पाए थे, क्योंकि किसी भी एक्टिव फॉर्म का, किसी भी वर्ब की एक्टिव फॉर्म का पैसिव बनाते वक्त, पैसिव फॉर्म में उसे ले जाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट लिखा रहता है केवल ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। आप इस वाली वर्ब का मैंने लिखा सी सिलेक्ट, इस वाली वर्ब का पैसिव बना सकते हैं क्या? इस सेंटेंस का सी सिलेक्ट का कोई बच्चा पैसिव बना के दिखा देगा क्या? कोई नहीं बना सकता। सी सिलेक्ट का पैसिव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये जो वर्ब लिखी है आपके सामने ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं है, तो जब पैसिव बनाते वक्त हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे हमने द चेयर का सब्जेक्ट बना दिया वहां पर, तो बनाओगे किसे? सब्जेक्ट बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव संभव है नहीं, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव संभव है। तो अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में तो उसको पैसिव कंसीडर कर भी लोगे। लेकिन अगर कोई वर्ब आपके सामने ऐसे लिखी है, मैंने लिखा यहां पर सी इज गॉन, ये सी हटा दो चलो, मैंने लिखा यहां पर माई हार्ट इज गॉन। ओके, अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। ये बी की फॉर्म हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। आपको सबको पता है कि जो गो वर्ब है इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आता है? कोई ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है सर, ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। बल्कि किसी नाउन को अगर हमें जोड़ना भी हो तो मैं टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, वो इसीलिए तो लगाना पड़ता है क्योंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। तो जब इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आता नहीं है, तो आप क्या इसको पैसिव बना सकते हैं? पैसिव कंसीडर कर सकते हैं क्या इसको? और अभी भी ना हो रहा हो तो इसको एक्टिव बना के देख लो। भाई गोन का अगर इस गोन को आप पैसिव कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एक्टिव भी संभव होगा। और एक्टिव में हुआ क्या होगा, जो ये सब्जेक्ट है माई हार्ट वो इसका ऑब्जेक्ट हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो सब्जेक्ट बना होगा। तो गो ऐसे लिखी होगी, उसके बाद लिखा होगा माई हार्ट, और चलो कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो किसी से मांग लो, उधार ले लो, संबंध लिख दिया मैंने। चलो ऐसे ये संभव है क्या? क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल है? समवन गो माई हार्ट, अगर इस सेंटेंस को कह सकते हो कि सर सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली सही है, अगर ये कह सकते हो कि ये सर गो के बाद एक नाउन फ्रेज लिखी है, अगर इसको सही कंसीडर कर सकते हो तो उसको भी सही कंसीडर कर लोगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो गो है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो अपने बाद लेगी नहीं, तो ये इस तरह से तो संभव ही नहीं है, एक्टिव फॉर्म में संभव ही नहीं है। ये मतलब एक्टिव फॉर्म में संभव है लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा गो के बाद माई हार्ट को जोड़ने के लिए। तो जब एक्टिव में इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो पैसिव में उसको सब्जेक्ट बनाया कैसे? लेकिन सेंटेंस जो लिखा है वो तो सही है, इट मीन्स अब इसको पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे आप। अब यहां पर गोन का मतलब जाना नहीं है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है। अब यहां पर गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एक एडजेक्टिव को यानी कि एक पास्ट पार्टिसिपल को रिफर कर रहा है। अब यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है और यहां पर गोन का मतलब है लॉस्ट, माई हार्ट इज लॉस्ट, माई हार्ट इज गोन। ठीक है, कोई गाना वगैरह भी है इससे।
अब अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, तो ये क्या है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रह गई, फिर अब ये हो गई मेन वर्ब, और ये है लिंकिंग नेचर की वर्ब। लिंकिंग नेचर की वर्ब है बी, बी की फॉर्म लिखी है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकती है ना, आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एजुकेटेड प्यूपिल, प्यूपिल नाउन हो गया, एजुकेटेड हो गया एडजेक्टिव प्यूपिल के लिए। और है क्या है, बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव हो जाती है किसी नाउन के लिए, तो उसी को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो दिस इज द डिफरेंस कि हम हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर को पैसिव कंसीडर नहीं कर सकते, कहीं पर वो लिंकिंग वर्ब के साथ आया हुआ एडजेक्टिव भी हमें मानकर चलना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सभी वर्ब्स ऐसी नहीं होती जिनका पैसिव वॉइस संभव है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता बिकॉज ऑफ देयर मीनिंग या बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव फंक्शन में होती हैं। इतनी बात समझ में अगर आ रही हो तो ये सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखी है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है राइट, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। आप लिख सकते हो ना, शी रोट ए लेटर, कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये लिख सकता है शी रोट अ लेटर, एक्टिव फॉर्म में संभव है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, तो यही वाज रिटन लिखा हुआ है वहां पर। और बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं हम किसी डूअर को लिखने के लिए, और वो डूअर कौन है, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर एक नाउन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें कहीं दिख जाए, देखो मैं सीधे बता के निकल जाता, ज्यादातर टीचर ऐसे ही करते होंगे, ये बी हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और ये हो गया पैसिव, और कहानी खत्म, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन आ जाएगा। लेकिन मैंने बाकी चीजें भी इसलिए बताई क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होनी जरूरी है जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बाय प्रीपोजिशन के बाद देखिए, बाय प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी डूअर को रिफर करने के लिए, ये वो डूअर है। देखो अबाउट लगी हुई है, अबाउट के बाद लगा हुआ है एक टाइम, और ये जो टाइम है ना, ये भी एक ईयर लिखा हुआ है। तो किसी ईयर को अगर टाइम के रूप में डिनोट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, तो हम अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगाते, इन लगाते हैं। देखो टाइम को रिफर करने के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन यूज की जा सकती है। ऑन यूज कर लेते हैं हम अगर कोई डेट लिखी हो तो, जैसे मैं लिख सकता हूं ऑन 26 जनवरी 1953, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। एट लगाते हैं हम अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हो, टाइम का कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एट 8 PM, तो 8 PM क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर कोई ईयर लिखा हो तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो गलती यहाँ पर थी आपकी, ये हो गया आपका 191 सेंटेंस। आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। देखिए ये जो परमीत है आपको पता है नाउन है, आइदर एक्चुअली में डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। ऐसे ही नाइदर है, नाइदर भी डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अब देखो नाउन से पहले अगर ये लगा है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया, नाउन से अगर पहले लगा है तब तो इसको डिटर्मिनर ही कंसीडर किया जाएगा। भाई एडवर्ब होता तो किसी वर्ब के लिए लगा होता, एडजेक्टिव के लिए लगा होता, या एडवर्ब के लिए लगा होता, वो यहाँ है नहीं सिचुएशन। प्रोनाउन तो नाउन की जगह लिखे जाते हैं, नाउन को हटा दिया जाता है और नाउन की जगह लिखे जाते हैं, उन वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। अगर नाउन के लिए आया है, नाउन के साथ आया है, नाउन से पहले लिखा है, तब तो उसको डिटर्मिनरी कंसीडर करना पड़ेगा।
और जो है वो एक कंजंक्शन है। एक्चुअली में ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अभी जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं आपने ये याद भी किया होगा, फैन बॉयज। फैन में एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नोर, बी का मतलब होता है बट, और बाई का मतलब होता है यट, एस का मतलब होता है सो। अभी जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट। इनको कोऑर्डिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, यानी कि सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। सेम रैंक से या कोऑर्डर से मेरा मतलब है नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। ठीक है, सेम ऑर्डर पे हो, जो सेम लेवल की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फ्रेजेस हो चाहे वो क्लोजेस हो, उनको ये जोड़ते हैं। अब देखो और कंजंक्शन के बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन। तो और कंजंक्शन के बाद अगर नाउन लिखा है तो ये जोड़ भी नाउन को ही रहा होगा। दूसरा नाउन कौन है, परमीत। परमीत और ज्योति को और कंजंक्शन जोड़ रहा है। इतनी बात हो गई इसके कोऑर्डिनेट नेचर की, कोऑर्डिनेट फंक्शन का क्या मतलब है इसका। लेकिन ये जो इसका मीनिंग क्या है, ये तो इसका फंक्शन हो गया कि ये क्या जोड़ता है, कैसे जोड़ता है। इसका मीनिंग क्या है, किस मीनिंग के रिफरेंस में यूज होता है, या किस मीनिंग को जनरेट करने के लिए, किस स्पेसिफिक फंक्शन को जनरेट करने के लिए हम और कंजंक्शन का यूज करते हैं। देखिए और कंजंक्शन का यूज करते हैं हम अल्टरनेट ऑप्शन को रिफर करने के लिए। अगर हम ऑल्टरनेट ऑप्शंस को रिफर करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस को अगर हम रिफर करना चाहते हैं तो हम और कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई नीड रेस्ट और स्लीप। जैसे मैंने लिखा आई वांट बाइक और स्कूटर। अब देखो मैं लिख रहा हूं आई नीड रेस्ट और स्लीप। रेस्ट नीड हो गई ट्रांजिटिव, इसका ऑब्जेक्ट रेस्ट और स्लीप दोनों ही हो रहे हैं। ये पूरी एक्चुअली में पूरी फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है, दो नाउन को जोड़ा गया है और कंजंक्शन से। यहाँ पर आ लगाना जरूरी है, यहाँ पर नहीं लगेगा। आई नीड रेस्ट और स्लीप। देखिए अब ये दो नाउन को जोड़ा जा रहा है और कंजंक्शन से, दोनों नाउन को जोड़ रहा है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये हो गया इनका सेम ऑर्डर पर, ये सेम रैंक पर होना, कोऑर्डिनेट होना। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये ऑल्टरनेट ऑप्शन को बताने के लिए या ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है कि या तो मुझे ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए। या तो भैया इसको कंसीडर कर लो या इसको कंसीडर कर लो, लेकिन एक टाइम पर एक बार में एक ही कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं है कि मुझे दोनों चाहिए, मुझे इनमें से कोई एक ही चाहिए। या तो इसको कंसीडर कर लो या इसको कंसीडर कर लो। उसी प्रकार से या तो मुझे ये दे दो या ये दे दो, मतलब एक चीज को एक बार में ही कंसीडर करना है। या तो इसको कंसीडर कर लो या फिर इसको कंसीडर कर लो। चाहिए मुझे एक ही, लेकिन मैं ऑप्शन दे रहा हूं दो, ऑल्टरनेट ऑप्शंस को रिफर कर रहा हूं। वहीं तो दूसरी ओर एंड होता है। अगर मैं और की जगह एंड लिख देता यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता अगर आई वॉन्ट ए बाइक एंड स्कूटर। अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि अब मुझे दोनों चाहिए। अब मुझे दो यूनिट चाहिए, बाइक भी चाहिए स्कूटर भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए मुझे दोनों, यहाँ पर मुझे एक ही चाहिए, कोई भी एक को कंसीडर कर लो। और कंजंक्शन अगर यहाँ पर लग रहा है तो वो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ मीनिंग या ऐसे ही कुछ फंक्शन जनरेट कर रहा होगा। ऐसे ही कुछ फंक्शन, ऐसे ही कुछ मीनिंग वो यहाँ भी जनरेट कर रहा होगा। और कंजंक्शन अगर यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर भी ये ऑल्टरनेट हो रहे होंगे कि भाई या तो इसको कंसीडर कर लो या इसको कंसीडर कर लो। अब देखो इसको कंसीडर करोगे ये है सिंगुलर, इसको कंसीडर करोगे ये भी है सिंगुलर, इसको कंसीडर करोगे ये है सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आ जाएगा हैज। और अगर इसको कंसीडर करोगे ये भी सिंगुलर है,
तो इसके हिसाब से भी क्या आ जाएगा, हैज। लेकिन खुदा ना खास्ते यहां पर प्लूरल हो जाता और यहां पर होता सिंगुलर, यहां पर परमीत ने लिख के कुछ और लिखा होता, मान लो यू लिखा है, प्रोनाउन है ये नाउन है, सेम ऑर्डर पे ही है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, फंक्शन तो सेम ही है ना, पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा बदल भी गया लेकिन फंक्शन तो सेम ही है, सेम ऑर्डर पे कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर ये प्लूरल हो जाता और ये सिंगुलर हो जाता, तो अगर इसको कंसीडर करते तो हैव लगाना पड़ता, इसको कंसीडर करते तो हैज लगाना पड़ता। तो भैया एक ही सेंटेंस में हैव लगाए या हैज लगाए, हम हैव लगाएंगे, सुनने वाला कहेगा मैं तो इसको कंसीडर कर रहा हूं, हम हैज लगा देंगे, सुनने वाला कहेगा मैं तो इसको कंसीडर कर रहा हूं, तुमने गलत बोल दिया, तुम्हें हैव लगाना चाहिए था। भाई लिसनर को ही तो बोला जा रहा है ना, तो लिसनर के दिमाग में क्या सेंस जाएगा, क्या मीनिंग जाएगा। और खुदा ना खास्ते यहां पर भी प्लूरल होता और यहां पर भी प्लूरल होता, तब तो आसान था हमारे लिए, इसको कंसीडर करते तो भी हैव लगाते, इसको कंसीडर करते तो भी हैव लगाते। लेकिन यहां पर सिंगुलर होता और यहां पर होता प्लूरल, इसको कंसीडर करते तो हैज लगाते, इसको कंसीडर करते तो हैव लगाते। तो अगर दोनों सिंगुलर हैं और दोनों प्लूरल हैं तब तो सिचुएशन हमारे लिए आसान है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक सिंगुलर एक प्लूरल हो गया तब हम हैव लगाएं या हैज लगाएं, ये कैसी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है और कंजंक्शन ने। इसको कंसीडर करते हैं तो हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, इसको कंसीडर करते हैं तो कुछ और लगाना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको ये सिमिलैरिटी मिलेगी कि जो बाद वाली चीजें होती हैं उन पर उनको ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जो बाद में बोला जाता है वो वर्ब के करीब है और वो लिसनर ने सुना भी बाद में होगा, तो उसके दिमाग में इसका इम्प्रिंट ताजा होगा इससे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत बाद में बोला गया है इसके, लेकिन फिर भी ऑर्डर में ये बाद में है और ये वर्ब के पास भी है। तो हमेशा और कंजंक्शन से या नोर कंजंक्शन से जोड़े जाने वाले जो नाउन होते हैं उसमें इस वाले दूसरे वाले को या जो वर्ब के करीब हो इस पर ध्यान दिया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है। ये सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आप बाद वाले पे फोकस करोगे। तो बाद वाला यहां पर तो सिंगुलर है ज्योति, तो हैव का क्या हो जाना चाहिए था, हैज। यहां पर यू होता लेकिन वहां पर ज्योति होता तो भी हैज, ठीक है। यहां पर हैव तभी आता है जब यहां पर प्लूरल, केवल इस पर फोकस करोगे, इसका क्या नंबर है, सिंगुलर है प्लूरल है। डन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, डन हो गई मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। देखो इसमें ना एक गलती और है, क्राइम के लिए ना डन नहीं लगाया जाता, क्राइम के लिए लगाया जाता है कमिट या मेक, ये ध्यान रखना। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, कमिट और मेक भी, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्राइम। कई बार सेंटेंस में एक ही पार्ट में आपको एक से ज्यादा दो गलतियां दी जाती हैं, वो सेंटेंस को आसान बनाने के लिए होती हैं। जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लिया वो भी इसी पार्ट में गलती निकालेगा, जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि क्राइम के साथ जो वर्ब है, क्राइम को करने वाली जो वर्ब है वो डन नहीं आती बल्कि कमिट या मेक आती है, जिसने इस वाले गलती को पकड़ लिया उसका भी सही हो जाएगा। इस सेंटेंस को आसान बनाने के लिए किया जाता है। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि एक पार्ट में एक से ज्यादा गलती है, दो गलतियां हैं, तीन तो नहीं होती, दो दे देते हैं। तो आप जो है क्राइम के लिए कमिट या मेक वर्ब का यूज करेंगे, डन का यूज नहीं किया जाता क्राइम के लिए। डू किसी एक्टिविटी किसी टास्क के लिए यूज किया जाता है, कोई एक्टिविटी या कोई टास्क नहीं होती। 192 हो गए आपके। The streets are so wet, it should have rained last night. स्ट्रीट देखिए ये नाउन हो गया, ये हो गया आर्टिकल, ये लग रही है नाउन फ्रेज,
मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा कि जैसे ही आपके सामने नाउन फ्रेज आए तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर इसको सब्जेक्ट कहें, ऑब्जेक्ट कहें या कॉम्प्लीमेंट कहें। कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बता चुका हूं तब होगा जब इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी हो, लेकिन लिंकिंग वर्ब तो इससे पहले लगी नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना इसकी खत्म हो गई। ऑब्जेक्ट ये तब होता जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती। ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन इससे पहले लगी नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा द स्ट्रीट्स, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो आर लग गया। आप देख के बता सकते हैं कि आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मत कह देना उसे, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो किसी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती। भैया इनको हेल्पिंग वर्ब कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि हेल्प करने के लिए आती है मेन वर्ब की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं करती हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब की, है इसीलिए इसको हेल्पिंग कहा जाता है। और मेन वर्ब को मेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेंटेंस के मेन टास्क को, मेन एक्टिविटी को वही वर्ब परफॉर्म करती है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है इसलिए उसको हेल्पिंग कहा जाता है। मेन वर्ब को मेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो टास्क या एक्टिविटी, जो मेन टास्क या मेन एक्टिविटी है सेंटेंस में, उसको वो रिप्रेजेंट करती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती किस चीज में है? जो मेरे सेशन को पहले से देख रहे हैं उन्हें ये बात पता होगी अच्छे से, और जो नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, सी इज सिंगिंग, क्या टेंस है इसका? आप बोलोगे सर प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। क्या स्टेट है इसकी? वर्ब का टेंस क्या है? प्रेजेंट। वर्ब की स्टेट क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस स्टेट होती है वर्ब की। टेंस तो तीन ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कैसे पता चला आपको इसका टेंस प्रेजेंट है? इसको देख के तो पता चला होगा। अगर मैं यहां पर हाथ लगा देता शुरू में और पूछता अब इसका टेंस बताओ, बता देते क्या? बता ही नहीं पाते। स्टेट तो बता देते कंटिन्यूअस है, लेकिन टेंस नहीं बता पाते। अब मैं आपसे कहूं कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में इसको बदल दो, पास्ट में टेंस इसका चेंज कर दो, सी वाज सिंगिंग कर दोगे आप। मैंने आपसे कहा टेंस चेंज कर दो और आपने क्या किया? उठाकर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। मैं आपसे टेंस चेंज करने के लिए कह रहा हूं, आपने इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी तो थी जो टेंस को रिप्रेजेंट करने में मेन वर्ब की हेल्प कर रही थी। जब आपने वो चेंज की तो टेंस भी चेंज हो गया। मैंने आपसे कहा कि कंटिन्यूअस स्टेट में है, इसकी स्टेट चेंज कर दो, परफेक्ट में ले जाओ, तो आप क्या कर दोगे? सी हैज संग। मैंने आपसे कहा स्टेट चेंज कर दो और आपने फिर से हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। हालांकि मेन वर्ब भी चेंज की है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो चेंज की ना। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की मुख्य भूमिका थी स्टेट को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। तो यहां पर अगर इसको हेल्पिंग वर्ब कहोगे तो यहां पर कोई मेन वर्ब तो लगी होती जिसकी हेल्प करने के लिए आई होती। लगी है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। वेट क्या है? वेट तो सर एडजेक्टिव है। सो क्या है? सो तो एडवर्ब है। सर इसमें कोई और मेन वर्ब तो है नहीं, तो फिर इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहोगे? अब तो ये खुद मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब है तो कैसी है? लिंकिंग नेचर की वर्ब है। ये जो बी है लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब आती है लिंक करने के लिए। किसको लिंक करने के लिए? कॉम्प्लीमेंट को। किससे? सब्जेक्ट से। यानी कि इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अभी जो कॉम्प्लीमेंट है, जिसको हिंदी में आप पूरक कह देते हैं, पूरक, ये पूरा करने के लिए आते हैं मीनिंग को। किसके मीनिंग को? सब्जेक्ट के मीनिंग को। सब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा? निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। इस सेंटेंस में तो कोई नाउन लिखा है, लेकिन किसी दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन भी हो सकता था। लेकिन सब्जेक्ट जो भी होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो यहां पर जो भी कॉम्प्लीमेंट लगाया जा रहा है वो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच को उसके पार्ट ऑफ स्पीच के साथ बैलेंस में होना चाहिए। नाउन प्रोनाउन है ना वो,
तो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या उसके नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने के लिए नाउन को इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोनाउन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि एडजेक्टिव भी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं, तो एडजेक्टिव को भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है कॉम्प्लीमेंट बनाकर। उसने वही तो कर रखा है, ये जो वेट लगा है एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट ही तो है किसका? द स्ट्रीट्स का। द स्ट्रीट्स आर वेट। ये जो एडवर्ब है सो, इस वेट को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। इतनी बात हो गई यहां पर। अब यहां रुक कर मैं आपको सो के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, मैं चाहूं तो सेंटेंस में भी आगे बढ़ सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या मिस कर दिया, क्या छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको यहां पर एक ट्रू लर्निंग देने के लिए आया हूं, वाकई में कुछ सिखाने के लिए आया हूं। मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको सो के बारे में खुलकर और थोड़ा बताऊं, क्योंकि हो सकता है इस सिचुएशन में तो ये आपको रिलेवेंट ना लगे, लेकिन अभी 2 4 6 10 20 सेंटेंस आगे चलेंगे, कहीं और सेक्शन में ग्रामेटिकल पार्ट में चलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में कहीं चलेंगे, हमारे सामने सो फिर आएगा, ये फिर हमें परेशान करेगा। तो क्यों ना आओ चलो इस पर बात कर ली जाए, 2 4 5 मिनट इसको दे दिया जाए और हमेशा के लिए इसको क्लियर कर लिया जाए। यही देखिए पढ़ने समझने का तरीका होता है। जो भी चीजें हमारे सामने आती हैं उनको इग्नोर मत किया करो, उनको एक बार उठाकर खोलकर पढ़ लिया करो। आधा घंटा लग जाएगा, 40 मिनट 1 घंटा लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो 1 घंटा तुम्हारे लिए अब जीवन भर के लिए हो गया, क्योंकि तुमने उसको समझ लिया। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा सो। सो ना एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो एडवर्ब डिग्री है। वैसे तो बहुत जगह यूज हो सकता है, लेकिन मैं इसके वही यूसेज, वही फंक्शंस, वही मीनिंग्स आपके सामने रखूंगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट है। 98%, 95%, 98%, 99% मैं इसके फंक्शन, इसके मीनिंग को आपके सामने रख दूंगा। जो 1-8% बचेंगे वो इसके इडियोमेटिक यूसेज हैं, वो इडियम्स वगैरह में आ जाते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से उतने रिलेवेंट नहीं है। हाँ, अगर कभी वो सामने आएंगे तो मैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन सो पर खुलकर बात करनी जरूरी है। सो एडवर्ब डिग्री है और ये वेरी या एक्सट्रीमली के सिमिलर मीनिंग को, देखिए मैंने सिमिलर लिखा है यहां पर, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया करो। मैंने लिखा वेरी या एक्सट्रीमली के सिमिलर मीनिंग को रिफर करने के लिए यूज हो सकता है। सिमिलर मीनिंग को रिफर करने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली वेरी या एक्सट्रीमली का मीनिंग को रिफर नहीं करता, उसके जैसे, उसके सिमिलर मीनिंग को रिफर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी जब एग्जाम्पल लिखवाऊंगा अभी बात क्लियर होगी। एक तो इसका फंक्शन यही हो गया या मीनिंग यही हो गया। दूसरा हो गया सो रिफर करता है टू सच ए डिग्री के मीनिंग को, टू सच ए डिग्री, टू सच ए डिग्री। एडवर्ब डिग्री है तो एक, एडवर्ब डिग्री है तो एक डिग्री की तरफ इशारा करता है, और वो डिग्री जो कि इंडिकेटेड हो, दैट इज इंडिकेटेड। यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊं, सो जब एडवर्ब डिग्री होता है या सो जब एडवर्ब की तरह लगाया जाता है, एडवर्ब ही होता है, तो सो जब लगाया जाता है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो वो किसी इंडिकेटेड डिग्री की ओर इशारा करता है, किसी इंडिकेटेड डिग्री की ओर इशारा करता है। अब देखो इस बात को एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूं कि मैंने ये क्या लिखा है आपके सामने। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी वॉज so angry that she left early। आपको अच्छे से पता है कि was लिंकिंग वर्ब है, अभी मैंने पिछले सेंटेंस में समझाई थी जो हमारा मेन सेंटेंस है, और एंग्री लगा हुआ है एडजेक्टिव, और सो लगा हुआ है आपके पास एडवर्ब डिग्री। अब मैं क्या कह रहा हूं
कि सो एडवर्ब जब किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है तो वो किसी इंडिकेटेड डिग्री की ओर इशारा करता है। इंडिकेटेड डिग्री मतलब बता तो एंग्री की डिग्री रहा है वो। जैसे मैं लिख दूं वेरी एंग्री, और एक लिखा मैंने एंग्री, तो ये जो वेरी एंग्री पर्सन है ये इस वाले एंग्री पर्सन से ज्यादा गुस्सा है, तो उसकी अमाउंट, उसका स्कोप बढ़ गया ना। समझ रहे हैं आप? उसके गुस्से का, उसके एंगर का स्कोप नहीं बढ़ गया यहाँ पर। अगर कोई मेजरमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो गुस्से को माप सके तो इसका गुस्सा ज्यादा बताएगा, इसका गुस्सा कम बताएगा डिग्रीज में। तो हमने वेरी लगाकर इसकी डिग्री को, इसके स्कोप को इंप्रूव नहीं कर दिया, बढ़ा नहीं दिया। ये वाला व्यक्ति ज्यादा गुस्सा है इस वाले व्यक्ति से। उसी प्रकार से सो भी एंग्री की डिग्री को बताने के लिए, उसकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए, उसकी डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। लेकिन ये जिस डिग्री की तरफ इशारा करता है वो डिग्री सेंटेंस में कहीं ना कहीं इंडिकेटेड होती है। और कहां है वो इंडिकेटेड डिग्री? वो इंडिकेटेड डिग्री लिखी है आपके सामने, ये दैट क्लोज से। सी वॉज सो एंग्री दैट सी लेफ्ट अर्ली। तो सो, ये जो डैट क्लोज यहां पर लगाई गई है, डैट क्लोज जहां पर ये लगाई गई है, ये क्लोज लगाई गई है इस सो के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए। या सो का जो मीनिंग था वो अधूरा सा था, लेकिन हमने उसको कंप्लीट कर दिया ये क्लोज लगाकर। क्योंकि सो अंडरस्टूड वे में, या सो का मीनिंग या सो का फंक्शन ही ऐसा है कि वो किसी इंडिकेटेड डिग्री की तरफ इशारा करता है। तो वो इंडिकेटेड डिग्री सेंटेंस में हमने यहाँ पर लिख देते हैं डैट क्लोज लगाकर। अब ये देखिए डैट कंजंक्शन ही क्यों लगाया, कोई और क्यों नहीं लगाया? डैट कंजंक्शन एक्चुअली में लगाया जाता है किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि रिलीवेंट हो इस मेन क्लोज से। मेन क्लोज के किसी भी वर्ड से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए डैट कंजंक्शन लगाया जाता है। ठीक है, एक दो सेंटेंस और बताऊंगा, ऐसे मजा थोड़ी आएगा मुझे जब तक मैं इसे खोल नहीं दूंगा आपके सामने। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे, यू शुड नॉट स्पीक सो लाउडली। आपको सबको पता है यू तो प्रोनाउन हो गया यानी कि सब्जेक्ट, शुड हो गई हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल, नोट हो गया एडवर्ब, स्पीक हो गई आपकी मेन वर्ब, लाउडली हो गया एडवर्ब फॉर मैनर। ठीक है, और एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब का मैनर बताने के लिए। ये हमारी मेन वर्ब है। एक्चुअली में जो कोई भी वर्ब होती है, जो कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है किसी भी काम को, या किसी भी, जब कोई काम होता है, किसी भी काम को किया जाता है तो उसको करने का या उसके होने का एक ढंग होता है, एक मैनर होता है। उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। और ये एडवर्ब मैनर हाउ का रिप्लाई होते हैं, हाउ का। सी स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक हाउ लाउडली। लाउड एडजेक्टिव था, लाउड एडजेक्टिव था, इसमें एल वाई लगा के क्या बन गया, लाउडली एडवर्ब मैनर। हाउ का रिप्लाई होता है। ये सो क्यों लगाया गया भैया? सो लगाया गया है इस लाउडली के डिग्री को बताने के लिए। अब देखो मैंने आपको बताया कि सो जब एडवर्ब डिग्री होता है तो किसी इंडिकेटेड मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी इंडिकेटेड डिग्री की ओर इशारा करता है, इंडिकेटेड डिग्री की ओर इशारा करता है। कहाँ है वो इंडिकेटेड डिग्री? यहाँ पिछले सेंटेंस में तो मैंने लिख दी थी, डैट कंजंक्शन से लगा के डैट क्लोज से मैंने वो डिग्री लिख दी थी, और वो आपको लिखी हुई मिलेगी फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में कहाँ है वो डिग्री? पिछले सेंटेंस में लिख दी थी तो आप एकदम समझ गए, लेकिन इस सेंटेंस में तो है ही नहीं। अब एक्चुअली में वो जो डिग्री है वो लिसनर के, सुनने वाले के बेसिक सेंस पे डिपेंड करती है
यहां पे सो लाउडली से हम रिफर कर रहे हैं एज लाउडली एज यू आर स्पीकिंग। हम जिसे भी सजेशन दे रहे हैं, सजेशन ही दिया जा रहा है शुड लगा के, यू शुड नॉट स्पीक सो लाउडली। हम जिसे भी सजेशन दे रहे हैं सो लाउडली लगाकर, हम उसको अंडरस्टूड वे में ये कह रहे हैं कि जितना लाउडली तुम बोल रहे हो ना, उतने लाउडली की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो इंडिकेटेड डिग्री है वो अब उस सुनने वाले के बेसिक सेंस पे डिपेंड करती है। और अगर सुनने वाला ये बात समझ लेगा कि किस डिग्री को रिफर किया जा रहा है सो लिख के, तो सो ग्रामेटिकली जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर सुनने वाले को ये नहीं पता है कि किस इंडिकेटेड डिग्री को रिफर किया जा रहा है, किस अंडरस्टूड वे में, इनहेरेंट वे में सो के द्वारा जिस डिग्री को रिफर किया जा रहा है वो डिग्री कौन सी है, क्या है, कितने लाउडली की बात की जा रही है, सुनने वाले को इसका अंदाजा नहीं है, तो फिर सो ग्रामेटिकली अनजस्टिफाइबल हो गया। इसलिए इस सेंटेंस को माना जाता है इनफॉर्मल। हम सो को इनफॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं इस तरीके से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। और आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए देखे होंगे। आपने लिखा हुआ देखा होगा थैंक यू सो मच। आप किसी को कुछ देते हो या किसी के लिए कुछ करते हो तो क्या लगाता है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच भी सही है, लेकिन थैंक यू सो मच, देखो मैं दोनों लिख देता हूं यहां पर, अगले बोर्ड पर आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता भीड़ भाड़ ज्यादा। जैसे मैंने लिखा यहां पर थैंक यू वेरी मच, इंपरेटिव सेंटेंस है। पहली बात तो ये समझिए आप, मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और मच है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री, और वेरी भी यहाँ पर इसके लिए यूज होगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा थैंक यू सो मच। अब मच एडवर्ब डिग्री है और ये भी एडवर्ब डिग्री है। हाँ हो जाती है यूज, हमें हमने मच लगाकर जो एडवर्ब डिग्री दी इस थैंक को, इसके लिए इसकी डिग्री, इसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए तो लगाया गया है कि कितना थैंक है, कितना थैंक कर रहे हैं हम। तो हमने सो लगाकर इस एडवर्ब डिग्री की फर्दर डिग्री इंप्रूव कर दी, वो हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर तो वेरी से मीनिंग क्लियर था, लेकिन ये जो सो है ये तो एक इंडिकेटेड डिग्री को रेफर कर रहा है। अब वो इंडिकेटेड डिग्री सेंटेंस में तो कहीं लिखी नहीं है, वो अब डिपेंड करती है सुनने वाले के बेसिक सेंस पे। जो भी सुनेगा उसे अगर पता है कि किस डिग्री को इंडिकेट किया जा रहा है, तब तो वो अंदाजा लगा लेगा। और थैंक यू सो मच एक कंप्लीट मीनिंग को जस्टिफाइबली कन्वे कर देगा और ग्रामेटिकली सही है। लेकिन अगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस डिग्री को इंडिकेट किया जा रहा है, तो उसको ये पता नहीं चलेगा यार कितना सो मच से कितनी डिग्री को रिफर किया जा रहा है। तो इसको ना फॉर्मल कम्युनिकेशन में सही है, ये भी सेंटेंस सही है, आपको कितने लोग बोलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामेरियन इसको फॉर्मली उतना ग्रामेटिकली जस्टिफाइबल नहीं मानते। ग्रामेटिकली परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रामेटिकली परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम इनफॉर्मल वे में ही सुनेंगे। आपको ये आपसी बोलचाल में ही मिलेगा, भाई दोस्त बहनें लड़कियां एक दूसरे से कहते हुए मिलेंगी। और समझ लो चलो इस बात को एक सेंटेंस से, जैसे मैंने लिखा यहां पर योर वाइफ इज वेरी एरोगेंट, सही है। मैंने लिखा यहां पर योर वाइफ इज सो एरोगेंट। अब देखो एरोगेंट हो गया एडजेक्टिव, वेरी हो गया एडवर्ब, इसकी डिग्री इंप्रूव करने के लिए एरोगेंट यहां पर एडजेक्टिव हो गया, सो हो गया एडवर्ब। अब जिसको ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसी की वाइफ की बात की जा रही है, यू का मतलब लिसनर,
तो लिसनर की वाइफ की बात की जा रही है, योर वाइफ इज वेरी एरोगेंट, वो समझ जाएगा। योर वाइफ इज सो एरोगेंट, इस सिचुएशन में सो को थोड़ा एम्फेसाइज करके ओ को खींच कर बोला जाता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो को थोड़ा खींच कर, ओ को खींच कर बोला जाता है, सो एरोगेंट। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सो जो है, सो के द्वारा हम इस तरह से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिख रहे, बोल रहे हैं, जो हम बात ये बोल रहे हैं इस सेंटेंस में, सो के द्वारा हम इमोशनल कंपोनेंट को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, इमोशनल कंपोनेंट को या पर्सनल ओपिनियन को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर्सनल ओपिनियन को सेंटेंस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने बोला सो एरोगेंट, तो अगर उसको पता है कि कितनी डिग्री को इंडिकेट किया जा रहा है तब तो उसका मीनिंग निकाल लेगा, वरना नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें बताने के लिए हम किस इंडिकेटेड डिग्री को रिफर कर रहे हैं, हमें डेट कंजंक्शन के साथ वो क्लोज लगानी पड़ती है। इतनी बात समझिए, अगर डेट कंजंक्शन के साथ वो क्लोज लगा दी हमने, तब तो हमने एक इंडिकेटेड डिग्री उसको दे दी कि सो इस डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, तब तो ग्रामेटिकली जस्टिफाइबल हो गया सेंटेंस। लेकिन अगर हम डेट कंजंक्शन नहीं लगा रहे हैं तो हम इस सेंटेंस को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तक रखें, आपसी बोलचाल में चल जाएगा। ग्रामेरियन इसको इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं, कहीं पे लिखा हुआ भी आ जाए तो वो एक ग्रामेटिकल कॉम्प्रोमाइज होगा। कहीं पर अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ भी जाता है तो वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ही होगा, ऐसा कहते हैं ग्रामेरियन, ठीक है। इतनी बात होगी यहाँ पर सो के बारे में। लेकिन ये तो और भी मीनिंग लेकर चलता है, आप देखोगे सो के साथ मैनी आ जाता है, सो के साथ मच भी आ जाता है, सो ऐसे सो फ्यू भी आ जाएगा, सो लिटिल भी आ जाएगा। लिखूं क्या, एक दो सेंटेंस लिख देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सो मच सो मैनी लिख के आता रहता है। जैसे मैंने लिखा देयर वर सो मच pupil that I could not meet I could not meet the chief guest। अब देखो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा यहाँ पर, देयर वाज सो मैनी ट्रबल, देयर वाज सो मैनी ट्रबल दैट आई कुड नॉट एंजॉय, ये एंजॉय लिखा है, एंजॉय एनीथिंग। हालांकि दो गलतियां भी कर दी मैंने सेंटेंस में, और इसी तरह की गलतियां लिखी हुई आती है अपने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखिए ये जो प्यूपिल है काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए जो डिटर्मिनर यूज हुआ था वो भी ऐसा यूज होना था जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता हो, या फिर काउंटेबल एंटिटी के लिए यूज होने वाला डिटर्मिनर हो, वो होता है मैनी। तो यहाँ पर मच की जगह क्या आना चाहिए, मैनी। सो हो गया इस डिटर्मिनर के लिए ऐड हुआ, और अभी भी यहाँ पर एक डिग्री को इंडिकेट किया जा रहा है डेट क्लोज लगाकर। इसलिए कहा जाता है कि सो के साथ डेट क्लोज एक परफेक्ट रहती है, मतलब एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप सो को एडवर्ब डिग्री की तरह लगा रहे हैं तो उसके साथ डेट क्लोज लगाना एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सो एक इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करता है। वो इंडिकेटेड डिग्री अगर हमने सेंटेंस में बता दी तो हमने एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर को जनरेट किया है। और अगर हम नहीं बता रहे हैं तो हम जो लिसनर है उसके बेसिक सेंस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो समझ जाएगा हम किस इंडिकेटेड डिग्री को रिफर कर रहे हैं, और वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो सही रहता है कि आपने सो को ऐसे लिख दिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। लड़के लड़कियां बोलते हुए पाए जाते हैं, आई लव यू सो मच,
थैंक यू सो मच, आई लाइक यू सो मच। सो को थोड़ा खींच कर बोला जाता है, उसमें हम एक पर्सनल कंपोनेंट जोड़ रहे होते हैं, एक इमोशनल कंपोनेंट, एक इमोशनल एस्पेक्ट को उसमें ऐड कर रहे होते हैं। वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जस्टिफाइबल है, फॉर्मली वो ग्रामेरियन इतना सही नहीं मानते हैं वो स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर ये जो ट्रबल है ये तो अनकाउंटेबल है, तो मैनी नहीं यहाँ पर मच आना चाहिए था। मच आ गया इसके लिए डिटर्मिनर नाउन के लिए, और सो लग गया इसके लिए एडवर्ब। इस तरह से भी सो मैनी सो मच यूज हो जाता है। इसके अलावा ये जो सो है यूज्ड refers back refers to something, मतलब कुछ ऐसा भी रिफर कर देता है जो कि पहले मेंशन हो। refers to something that is previously mentioned, यानी कि सेंटेंस में अगर पहले कुछ लिखा हुआ है तो उस प्रीवियसली जो मेंशन किया गया है उसको रिफर करने के लिए भी सो यूज हो जाता है। जैसे मैंने लिखा आर दे कमिंग, यहां पर मैंने फिर आई डोंट, ये नीचे को लिख दिया। आर दे कमिंग मैंने एक क्लोज बोली, फिर मैंने दूसरी बोल दी आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो यहां पर ये जो सो है ये रिफर कर रहा है कुछ ऐसा जो कि इसमें मेंशन्ड है सेंटेंस में, या फ्रेज जो आपका लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, ये जो पूरी कम्युनिकेशन स्पीच है उसमें जो पहले जो मेंशन्ड है उसको रिफर करने के लिए भी हम सो एडवर्ब का यूज कर लेते हैं। आर दे कमिंग, आई डोंट थिंक सो, एक यूज तो यही हो गया सो का। सो ऐसे भी यूज हो जाता है, वैसे मैंने लिखा दे या शी लिखता हूं, सी प्रीफर्स टू ईट अर्ली, कॉमा लगाया यहां पर, फिर मैंने लिखा सो डू आई। ये क्या किया मैंने, ये मैंने एडवर्ब लगाया, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाई, ये यहां पर सब्जेक्ट। इन्वर्जन स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं मैं, इन्वर्टेड फॉर्म यूज कर रहा हूं सेंटेंस की स्ट्रक्चर की। अब इसको कहा जाता है कि ये एक एडिशनल क्लोज है। एडिशनल क्लोज मतलब अलग से जोड़ दी गई है, और ये एडिशनल क्लोज तब जोड़ी जाती है इन्वर्जन फॉर्म में, इन्वर्टेड फॉर्म में ये एडिशनल क्लोज तब जोड़ी जाती है जब हमें ये रिफर करना हो कि ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है आई, ये भी उसी काम को करता है वैसे ही, उसी सिमिलर वे में जिस काम को जिस वे में ये पहला वाला सब्जेक्ट करता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सी प्रीफर्स टू ईट अर्ली एंड आई ऑल्सो प्रीफर्स लगा दूं यहां पर, एंड आई ऑल्सो प्रीफर टू ईट अर्ली। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम मिला के एक सेंटेंस में लिखना चाहते हैं, एक सेंटेंस के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहते हैं, तो हम इसी स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं। सी प्रीफर्स टू ईट अर्ली एंड आई ऑल्सो प्रीफर्स टू ईट अर्ली। तो हमने क्या लिखा, सी प्रीफर्स टू ईट अर्ली एंड सो डू आई। यहाँ पर कॉमा लगा देंगे तो एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम एंड लगाकर भी लिख सकते थे, एंड सो डू आई। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है ये भी वही काम करता है उसी सिमिलर वे में जो काम पहले वाला सब्जेक्ट जिस वे में करता है। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी सो का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सो के मुख्य मुख्य इस्तेमाल हो गए। वापस आते हैं सेंटेंस पर, काफी टाइम हो गया। द स्ट्रीट्स आर सो वेट। अब देखो द स्ट्रीट्स आर सो वेट, सो एक एडवर्ब हो गया और वेट हो गया एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट हो गया इस सब्जेक्ट के लिए। अब
एक इंडिकेटेड डिग्री को बता रहा है, एक इंडिकेटेड डिग्री की तरफ सिफर कर रहा है, की तरफ इशारा कर रहा है, तो उस इंडिकेटेड डिग्री को बताने के लिए क्लोज लगी हुई है। ठीक है, अब चूंकि दूसरी क्लोज लगी है तो डैट कंजंक्शन से जोड़ के लिखा जाना चाहिए, लेकिन कई बार डैट कंजंक्शंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छी ग्रामर नहीं है, लेकिन चूंकि बड़े राइटर्स मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में इस तरह की स्ट्रक्चर को लिखने लग जाते हैं, तो फिर ग्रामरियंस को इसे जस्टिफाई करना पड़ता है। ये भी फॉर्मली सही नहीं है, ग्रामर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है। वाकई में अगर सेंटेंस में दो क्लोज लिखी है तो उन्हें कंजंक्शन से जोड़ के लिखा जाना चाहिए, और इस सिचुएशन में डैट कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है किसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इस क्लोज से के किसी भी वर्ड से या किसी भी कंटेक्स्ट से रिलेवेंट हो, रिलेटेड हो। तो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था इट से पहले वैट के बाद में डैट कंजंक्शन, यहाँ पर मैं लिख दूं। नहीं लिखा है तो अब ये बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डैट को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ कि डैट कंजंक्शन को लिखोगे तो ग्रामेटिकली परफेक्ट है, और डैट कंजंक्शन अगर नहीं भी लगाते हो इस सिचुएशन में तो भी आप इसको सही कंसीडर करके चलें। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट में आपके सामने आ जाए और कोई ऐसा ऑप्शन हो जहां पर डैट कंजंक्शन लगा हुआ हो, तो आप डैट कंजंक्शन लगे हुए वाले ऑप्शन को ही चुनेंगे। ठीक है, डैट कंजंक्शन लगा है यहां पर, ये कंसीडर कर लो। इट किसके लिए लगा है? इट लगा है एक्चुअली में वेदर के लिए, वेदर या रेन के लिए। वेदर या रेन को रिफर करने के लिए इट आ जाता है। वेदर, डेट, टाइम, किसी इवेंट सिचुएशन को रिफर करने के लिए इट आ जाता है। अब देखो ये लगा है यहाँ पर मोडाल शुड। मोडाल शुड लगाया जाता है सजेशन देने के लिए, मोडाल शुड को लगाया जाता है सजेशन देने के लिए। तो क्या यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है इट को? क्या रेन को यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी का सिनेरियो है। इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, रेन होने या ना होने की तो पॉसिबिलिटी होती है। सजेशन तो किसी पर्सन को दिया जाता है, यू शुड डू इट, यू शुड नॉट डू इट, यू शुड हैव डन इट। ठीक है, तो सजेशन दिया जाता है किसी पर्सन को। यहां पर तो हमने रेन को सजेशन दे दिया। एक्चुअली में यहां पर हमें सजेशन नहीं देना था, हमें यहां पर बतानी थी पॉसिबिलिटी। ये जो मोडाल होते हैं ये टेंस तो एक्सप्रेस करते नहीं है। अगर कोई मोडाल लिखा है तो आप देखकर नहीं बता सकते कि सेंटेंस कौन से टेंस में है या वर्ब का टेंस कौन सा है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये किस मूड, किस एटीट्यूड या किस इंटेंशन के साथ बोला या लिखा गया है। यहाँ पर हमारी इंटेंशन है पॉसिबिलिटी बताने की, और किस चीज की पॉसिबिलिटी बताने की? रेन की पॉसिबिलिटी बताने की। तो हमने क्या लगाना है यहाँ पर? पॉसिबिलिटी को जो बता सके वो मोडाल, और पॉसिबिलिटी को बताने वाला जो मोडाल होता है वो होता है माइट। हैव रेन्ड। देखो पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको कहीं भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? कंप्लीशन का रेफरेंस है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी मिल जाए इसका मतलब कंप्लीशन का सेंस है, परफेक्ट का सेंस है। तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं एक कंप्लीशन की। देखिए पॉसिबिलिटी, जब मैं कहूं कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के से आप क्या समझते हैं? आपने बेसिक सेंस का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग लगाइए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहूं कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी का मतलब कुछ ऐसा जो नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में हो सकता हो। मैं कहूं कि 2024 में इस वाले व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की पॉसिबिलिटी है, या चलो 2024 भी हटा दिया मैंने, मैं कहूं कि इसकी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? जो नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में पॉसिबल हो, वही उसको तो पॉसिबिलिटी कहेंगे, या पॉसिबल जो नियर फ्यूचर में हो सकता हो उसी को पॉसिबल सिचुएशन कहेंगे। लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है एक कंप्लीशन की। तो अगर ये सिचुएशन कंप्लीट हो गई तब तो ये खत्म हो गई, परफेक्ट स्टेट लगा रहे हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी किस चीज की है? अगर हम यहां पर कह रहे हैं आर सो वेट, प्रेजेंट के सिनेरियो है, और प्रेजेंट के पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है, तो वो नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में तो होगी। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ये चीज कंप्लीशन में हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जो चीज कंप्लीट हो गई उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बता रहे हैं हम?
पॉसिबिलिटी का मतलब तो यह है कि वो चीज अभी नहीं हुई लेकिन हो सकती है, यही तो है पॉसिबिलिटी का मतलब। आप कह रहे हो कि है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, कंप्लीशन यहां पर हो गया, परफेक्ट स्टेट यूज कर रहे हो, तो फिर पॉसिबिलिटी बताई किस चीज की जा रही है जब वो कंप्लीट हो गई तो? एक्चुअली में यहां पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कंप्लीशन की, मतलब पॉसिबिलिटी किसी ऐसी चीज की जो कि हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। ये जो लिखा होता है मोडाल के साथ, आपको मैं लिख देता हूं, मोडाल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर लिखी होती है, मोडाल इंटेंशन को बताते हैं, और इंटेंशन ऐसी, मूड ऐसा जो कि इंटेंशन या मूड के साथ हम किसी चीज का कंप्लीशन दिखा रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी चीज की जो कि कंप्लीट हो गई। तो जो चीज कंप्लीट हो गई इसकी क्या संभावना? जो चीज नहीं हुई हो सकती है उसकी कोई संभावना है? जो चीज कंप्लीट हो गई उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक्चुअली में यहां पर ये हुआ ही नहीं होगा, ये हमारा केवल और केवल अजम्पशंस होता है। लास्ट नाइट में रेन हुई थोड़ी होगी, हम ये कह रहे हैं कि हो जाती। समझ रहे हो? ये एक अनरियल सिचुएशन होती है। पॉसिबिलिटी बताई जा रही है लास्ट नाइट में इसके एक्शन के कंप्लीशन की। ठीक है, लास्ट नाइट ये हमारा एक अजम्पशन होता है, ये एक अनरियल सिचुएशन होती है। तो इट शुड हैव रेन, लास्ट नाइट लग गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो ये सब हुआ क्यों, हमें पॉसिबिलिटी ऐसे बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक एस्पेक्ट और बताता हूं मैं आपको इस सेंटेंस का, जो कि आपको नोटिस करना चाहिए, या मैं चाहता हूं कि आप नोटिस करें। देखो यहां पर लिखा हुआ है द स्ट्रीट्स आर सो वेट, प्रेजेंट के केस में लिखा हुआ है। ये अगर आपकी टाइमलाइन है और इस टाइम पर अगर आप सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, और यही आपका अगर प्रेजेंट का, यही प्रेजेंट का पॉइंट होता है बाय डिफॉल्ट, जिस टाइम पे आप रिपोर्ट करते हो केवल यही पॉइंट प्रेजेंट का पॉइंट होता है। आपने लिखा था स्ट्रीट्स आर सो वेट, यानी कि इस पॉइंट पर स्ट्रीट्स क्या है? वेट है। ये मैं लिख देता हूं वेट, यानी कि ये एक तरीके से एक तरह से एक इफेक्ट है, ये एक तरीके से एक इफेक्ट है। आपने देखा स्ट्रीट्स वेट है तो वो एक इफेक्ट है, और आपने इस इफेक्ट को देखकर ये अज्यूम किया, ये अजम्पशन लगाया कि हो सकता है कि इस चीज की कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी हो। कब? लास्ट नाइट में। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आप, ये एक अजम्पशन सिनेरियो होता है, एक अनरियल सिचुएशन होती है, जरूरी नहीं है कि रियलिटी में ऐसा हुआ हो। तो वेट अगर स्ट्रीट यहां है तो लास्ट नाइट में क्या हुई होगी? रेन हुई होगी। यहां पर लास्ट रेन में रेन की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, पॉसिबिलिटी ऐसी सिचुएशन की कि जो कि कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, हुई होगी नहीं हुई होगी पता नहीं। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो होता है, चूंकि ये इफेक्ट है तो इस इफेक्ट को जिस चीज ने कोज किया होगा वो तो कंप्लीट ही दिखाई जानी चाहिए। भाई ये वाला एक्शन कंप्लीशन में आ जाएगा तभी तो ये इफेक्ट आएगा। आ रही है बस समझ में? अगर ये वाला एक्शन कंप्लीशन में नहीं आएगा तो ये इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको इफेक्ट अगर कंसीडर कर रहे हो तो ये वो चीज है, ये वो कोज है। ये एक्शन कंप्लीशन में आ जाएगा तभी ये इफेक्ट आएगा। तो यहां पर शुड की जगह क्या हो जाना चाहिए था? माइट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम सजेशन नहीं दे रहे, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। पॉसिबिलिटी भी ऐसे एक्शन की जो कि लास्ट नाइट में जिस एक्शन के होने की संभावना थी, जरूरी नहीं है वो हुआ होगा, एक अनरियल सिचुएशन होती है। ऐसी हम सजेशन भी दे सकते थे किसी को, जैसे मैंने लिखा यू शुड, यहां पर मैं देखो ये स्ट्रक्चर आपको बार बार मिलेगी, बार बार परेशान करेगी, एक एक सेंटेंस से वो समझो मेरे। मैंने लिखा यू शुड डू इट। आप इस सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं क्या? कोई टेंस नहीं है सेंटेंस का। अब माना यह जाता है कि अगर आप इसको सजेशन दे रहे हो 6 बजे, 6 बजे आपने किसी को ये सेंटेंस कहा, यानी कि 6 बजे आप किसी को सजेशन दे रहे हो,
तो जिस टाइम पे आपने सेंटेंस कहा, जिस टाइम पे आप किसी को सजेशन दे रहे हो, आपके लिए तो वही प्रेजेंट का टाइम हुआ। यानी कि ये जो पॉइंट है 6 बजे का, यही प्रेजेंट का टाइम है। प्रेजेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो अगर वो आपके सजेशन को मान लेगा या मान लेगी, तो वो इस एक्शन को आपके सुनने के बाद ही तो करेगी। हो सकता है यहाँ करे, हो सकता है यहाँ करे, हो सकता है यहाँ करे, हो सकता है ना करे, लेकिन इस सजेशन को अगर वो मान लेगी, तो इस पर, इस चीज को वो जो करेगी वो तो फ्यूचर में करेगी, या आपके सजेशन पे कोई रिस्पॉन्स देगी तो फ्यूचर में तो देगी। तो मीनिंग फ्यूचर में चला गया, लेकिन सेंटेंस को कोई टेंस नहीं है। मोडाल टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, इंटेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटेंशन थी हमारी सजेशन देने की। सजेशन देने की इंटेंशन स्पीकर की थी। सजेशन दिया तो यू को जा रहा है। सब्जेक्ट की इंटेंशन नहीं थी, सब्जेक्ट को तो सजेशन दिया जा रहा है। इंटेंशन देने की, सजेशन देने की इंटेंशन स्पीकर या राइटर की होती है। लेकिन मैं आपको लिख दूं यहां पर, यू शुड हैव डन इट। अब मैं सजेशन दे रहा हूं यू को किसी ऐसी बात का जो कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीशन ही तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सजेशन दे रहा हूं यू को किसी ऐसी चीज का जो कि कंप्लीशन में, कंप्लीट हो गई। अब आप सोचिए, जो चीज कंप्लीट हो गई, जो एक्शन कंप्लीशन में आ गया, क्या उसके बारे में सजेशन देने की कोई जरूरत है? कोई चीज कंप्लीट हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, तो अब मैं उसके बारे में सजेशन क्यों दे रहा हूं? एक्चुअली मैं सजेशन में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ थोड़ी होगा। उसने ये रियल थोड़ी ना होगा, ये अनरियल सिचुएशन होगी। रियल सिचुएशन तो ये होगी, उसने, यू डिड नॉट डन इट। यू ने ये किया नहीं होगा, भाई यही तो होगी। यू ने ये किया नहीं, तो मैं यू से कह रहा हूं तुम्हें ये कर देना चाहिए था। इतनी बात समझिए आप। मैं सजेशन दे रहा हूं एक कंप्लीशन का, ठीक है, तुम्हें पास्ट में ये कर देना चाहिए था, क्योंकि यू ने किया ही नहीं होगा। ये रियलिटी होगी, यू ने किया थोड़ी होगा ये काम। तो मैं सजेशन दे रहा हूं तुम्हें ये कर देना चाहिए था, मतलब एक एक्शन के कंप्लीशन का सजेशन दे रहा हूं। वैसे ही कंटेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर निकल के आता है। ये हो गया आपका 193 सेंटेंस। 194 पे चल लेते हैं। द राइटर इज एविडेंटली इनैमर्ड एट द सब्जेक्ट। राइटर देखिए नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल, ये हो गई नाउन फ्रेज, यानी कि सब्जेक्ट, बी की फॉर्म लगी हुई है। एविडेंटली क्या है? एडवर्ब। इनैमर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली में ENAMOUR वर्ब होती है, उसी की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पर। अब देखिए, यहां से यहां तक की पूरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना इनैमर के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। 5 मिनट जरा इसको समझ लेते हैं। ENAMOUR, ये यू के स्पेलिंग है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने, इनैमर, MOR। ये ना एक ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है टू कॉज समवन टू लाइक, लव और अडोर समवन और समथिंग। ठीक है, इनैमर का मतलब होता है टू कॉज समवन टू लाइक, लव और अडोर समवन समथिंग। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं एक एग्जाम्पल। मैंने लिखा हर प्लीजेंट स्माइल। अगले बोर्ड पर चलता हूं क्योंकि मुझे ना जरूरत पड़ेगी ज्यादा स्पेस की। हर प्लीजेंट स्माइल enamored me। ठीक है, हर प्लीजेंट स्माइल, यहाँ पर ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो गया। enamored ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है।
इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है और क्या है, एक्टिव में है, तो पैसिव भी बनाया जा सकता है इसका। इसका पैसिव बनाया तो मैं क्या लिखूंगा, आई वॉज इनेमर्ड बाय प्रीपोजिशन लिखोगे, हर प्लीजेंट स्माइल, ये लिखा आपने। क्या बाय प्रीपोजिशन यहां लगा पाओगे? एक्चुअली में बाय प्रीपोजिशन लगाया जाता है जब हम किसी डूअर को रिफर कर रहे होते हैं। ये क्या कोई डूअर है? नहीं, डूअर नहीं है, तो बाय प्रीपोजिशन यहां पर गलत होता है। यहां पर लगाया जाता है विद या ऑफ। आई वॉज इनेमर्ड विद हर प्लीजेंट स्माइल, या आई वॉज इनेमर्ड विद ऑफ हर प्लीजेंट स्माइल। तो यहां पर विद या ऑफ कंटेक्स्टफुल होता है, सिचुएशन के हिसाब से मीनिंगफुल होता है। आई वॉज इनेमर्ड विद हर प्लीजेंट स्माइल, एक मीनिंग तो ये हो गया, एक सिचुएशन तो ये हो गई इनेमर की। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हर एंग्री बिहेवियर या हर रूड बिहेवियर इनेमर, घुमा देता हूं थोड़ा सेंटेंस, कुडंट इनेमर हर टू हर फ्रेंड्स। क्या लिखा है मैंने, हर रूड बिहेवियर कुडंट इनेमर हर टू हर फ्रेंड्स, यानी कि इनेमर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है जो कि एक पर्सन है, और फिर मैंने लिखी है टू प्रीपोजिशन, और टू प्रीपोजिशन के बाद फिर एक ऑब्जेक्ट आया है जो कि एक पर्सन ही है, एक या दो या कोई पर्सन ही है। यहां पर मैं इनेमर को किस सेंस में यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर इनेमर को यूज कर रहा हूं, इनेमर समवन टू समवन। देखो पिछला मीनिंग मैंने, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनेमर बहुत अच्छी वर्ब है, दो चार जगह और देखी है मैंने इसको इस्तेमाल होते हुए। यहां पर क्या लिखा था मैंने, टू कोज समवन टू लाइक लव और अडोर समवन और समथिंग, यानी कि किसी पर्सन को, समवन से मतलब पर्सन, किसी पर्सन को कोज किया जाएगा कि वो किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरी चीज को लाइक करे या लव करे। ये इसका इनेमर का मुख्य मीनिंग है, लेकिन ये इस मीनिंग में भी आ सकती है। किस मीनिंग में? यहां पर देखो इनेमर का मतलब बदल गया थोड़ा सा। यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, हर रूड बिहेवियर कुडंट इनेमर हर टू हर फ्रेंड्स। यहां पर इनेमर का मीनिंग हो जाता है टू कोज समवन टू बी लाइक्ड या लव्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, क्या डिफरेंस है यहां पर, टू बी, यहां पर लिख दिया मैंने टू बी लाइक्ड या लव्ड बाय समवन, यहां पर क्या लिखा था, यहां पर लिखा था टू लाइक, मतलब किसी पर्सन को कोज करना कि वो किसी दूसरे पर्सन या चीज को लाइक या लव करे, ये मीनिंग ये है। और ये जो दूसरा मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, इस दूसरे मीनिंग में इनेवर का कुछ मीनिंग ऐसा है कि उस पर्सन को कोज करना या उस पर्सन के अंदर कुछ ऐसा लाना कि दूसरे लोग उसे लाइक करें, उसे लव करें, है ना। टू कोज समवन टू बी लाइक्ड बाय अदर्स, इस मीनिंग में इनेमर समवन के साथ टू समवन आ जाता है, इनेमर समवन टू समवन। और अगर इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लिखोगे, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, क्या हो जाएगा, शी, इनेमर्ड का क्या हो जाएगा, कुड नॉट बी इनेमर्ड, कुडंट बी इनेमर्ड लिख दिया मैंने, इनेमर्ड, टू प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसी आ जाएगी, टू हर फ्रेंड्स, बाय हर रूड
बिहेवियर, बाय भी लिख सकते हो, विद भी लिख सकते हो, विद अ रूड बिहेवियर, ठीक है। बाय नहीं लिख सकते, विद ही लिखोगे, ठीक है। अगर डूअर वगैरह है तो बाय लिख सकते थे। यहां पर मैंने इनेमर्ड के साथ क्या लगा दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है इनेमर्ड, यहां पर टू प्रीपोजिशन लगा दिया। दिस इज द डिफरेंस कि इनेमर के साथ टू आता है तो वो इस मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है, और अगर इनेमर के साथ विद या ऑफ आ रहा है तो वो इस वाले मीनिंग को कन्वे कर रहा होगा। ये दो सिनेरियो है यहाँ पर। द राइटर इज एविडेंटली इनेमर्ड एट, तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, यहाँ पर विद आना चाहिए या ऑफ ही आना चाहिए। पहले वाले मीनिंग को कन्वे कर रहा है इनेमर्ड एट या विद ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि थिंग लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, विद या ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चूंकि थिंग लिखी हुई है, कोई पर्सन तो लिखा हुआ है नहीं, पर्सन लिखा हुआ होता तो दूसरे वाले मीनिंग का कंटेक्स्ट जनरेट भी हो सकता था, एक संभावना होती। तो यहाँ तो ये पहला ही मीनिंग है। आप इनेमर्ड को जहां भी लिखे हुए देखोगे, इन्हीं तीन कंटेक्स्ट में देखोगे, दो तीन कंटेक्स्ट में इनेमर आता है। 194 पर चल लेते हैं, 195 पर चल लेते हैं। ये रहा आपके सामने 195। क्या सेंटेंस लिखा है, ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस एंड वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय मी। ही क्या हो गया, प्रोनाउन, सब्जेक्ट है आप जानते हैं। इज क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब भी होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है, जेलस, जो कि एक एडजेक्टिव है। अब आगे कुछ भी चलने से पहले ना जेलस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बड़ी मुख्य, देखिए बड़ी तगड़ी चीजें बता रहा हूं आपको। आपको ऐसा लग सकता है कि यार इनेमर का एक मीनिंग बता देते काम हो जाता हमारा, तीन दो मीनिंग बता रहे हैं, तीन तीन प्रीपोजिशन के साथ वो यूज हो जाता है, क्या जरूरत है। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको वो रिलेवेंट ना लगे, लेकिन जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये मैं बच्चों को काफी समय से तैयार करवा रहा हूँ। बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते हैं, मुझे पता है कि ये जो आपको अभी इस लेक्चर में रिलीवेंट नहीं लग रहा, इस सेंटेंस को समझते वक्त रिलीवेंट नहीं लग रहा, अभी 4, 6, 10, 20 सेंटेंस आगे जाओगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फिर आपके सामने आ जाएगा, ये पीछा आपका छोड़ने वाला है नहीं जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा, जहां पर भी आप रहोगे ये चीजें आपके सामने आएंगी। तो जरूरी है कि इन चीजों को खोलकर समझ लिया जाए, क्योंकि 10-20 सेंटेंस बाद फिर आ जाएगा, वो किसी और कंटेक्स्ट में आ जाएगा, किसी और फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एक बार उसको समझ ही लिया जाए अच्छे से। मैं बता रहा था आपको जेलस के बारे में। देखिए जो है ना जेलस वर्ड, और ये जो चीजें मैं बता देता हूँ इससे आपकी वोकैब भी तो तगड़ी हो ही रही है। मेरे पास स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर वोकैब का सेशन कराइए, और मैं कराऊंगा। मैं जो है टाइम को अपना मैनेज कर रहा हूँ, मैं बाकी सारी चीज़ों को, बाकी कामों को छोड़ रहा हूँ, टाइम को मैं मैनेज करके जरूर मैं आपके लिए वोकैब का सेशन लेके आऊँगा। मैं जितनी ज़्यादा आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको लर्निंग में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उतनी ज़्यादा कोशिश करूँगा। अगर आपको वोकैब के सेशन की ज़रूरत है तो मैं वाकई में वोकैब का सेशन जल्द ही लेके आऊँगा। देखिए जेलस जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है एंग्री और अपसेट बिकॉज ऑफ पजेसिव फीलिंग्स। पजेसिव फीलिंग्स की वजह से एंग्री अपसेट होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिख दूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी बिकम्स या सी फील्स जेलस whenever I talk to any girl। ठीक है, सी फील्स जेलस whenever I talk to any girl। तो यहां पर ये जो जेलस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है एंग्री या अपसेट बिकॉज ऑफ पजेसिव फीलिंग्स। वो पजेसिव फीलिंग्स, वो पजेसिव फील करती है तो वो एंग्री अपसेट हो जाती है। इस मीनिंग में जेलस है। एक मीनिंग और है जेलस का,
वो है एंग्री और अपसेट बिकॉज यू want something that someone has। एंग्री या अपसेट होना क्योंकि तुम कुछ ऐसा चाहते हो जो कि किसी और के पास है। किसी और के पास कोई चीज है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो तुम जेलस फील करते हो। एंग्री और अपसेट बिकॉज यू वांट समथिंग दैट समवन हैज, यू डोंट हैव, समवन अदर पर्सन हैज दैट थिंग। किसी और के पास वो चीज है, जैसे वो मेरा दोस्त है या मेरा पड़ोसी है, वो एक कार लेके आया, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, तो मैं जेलस फील करूंगा। अब इस मीनिंग को कन्वे करते हुए सेंटेंस कैसे लिखा जाता है जेलस का यूज करके दूसरे मीनिंग में, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं अगले पेज पर। मैंने लिखा सी विकम या सी फेल्ट ही लिख देता हूं, सी फेल्ट जेलस ऑफ माई न्यू कार। क्या आता है जेलस के साथ? ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, इस मीनिंग में ये जो दूसरा मीनिंग मैंने लिखवाया है, टू गेट एंग्री और अपसेट बिकॉज यू वांट समथिंग दैट सम अदर पर्सन हैज। तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, किसी और के पर्सन पास है, तो आप एंग्री अपसेट हो गए, है ना। तो सी फेल्ट जेलस ऑफ माई न्यू कार, ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा अपने सेंटेंस पर वापस आइए। यहाँ पर इसी दूसरे मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है, ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस, नहीं ऑफ माई सक्सेस आएगा। ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है इस मीनिंग में जेलस के साथ। ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया माई सक्सेस, सक्सेस नाउन हो गया, माई हो गया डिटरमिनर। अब देखो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है किसके लिए लगाई जा रही है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ माई सक्सेस लगाई जा रही है जेलस के बारे में बताने के लिए, एडजेक्टिव के बारे में बता रही है। तो क्या कहोगे इसको? एडवर्ब फ्रेज कहोगे। एंड कंजंक्शन लगाया यहां पर। देखिए एंड कंजंक्शन जो है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। किसको जोड़ रहा है? वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा है। यहां पर ये थी मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब को और इस मेन वर्ब को एंड कंजंक्शन ने जोड़ दिया। देखिए जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, मैं फिर से एक बार इनके बारे में बता दूं कि वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। चाहे वो वर्ड्स को जोड़े, चाहे वो फ्रेजेस को जोड़े, चाहे वो क्लोजेस को जोड़े, सेम रैंक की होनी चाहिए। अगर वो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं तो दोनों क्लोजेस भी सेम ऑर्डर पे हो, सेम कंटेक्स्ट में हो। और अगर वो फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं, वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, तो भी उनका जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जो भी उनका फंक्शन है, फंक्शन सेम हो, है ना। तभी तो हम कहेंगे सेम ऑर्डर की स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन सेम होगा। यानी कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़े, एडवर्ब को एडवर्ब से, और नाउन को नाउन से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन ने क्या जोड़ा? इज वर्ब, इज मेन वर्ब थी, वांट्स भी मेन वर्ब है। ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। वांट्स यहाँ पर मेन वर्ब है, इसकी दूसरी वर्ब है, सब्जेक्ट है हमारा ये पहली वर्ब और ये दूसरी वर्ब, दोनों वर्ब को एंड कंजंक्शन ने जोड़ दिया। अब ये जो मेन वर्ब है एक्शन नेचर की वर्ब है। जैसे आपके सामने एक्शन नेचर की वर्ब आती है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। ठीक है, मेंटल एक्शन है वर्ड्स तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है या इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट जो है कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है 2+V1। 2+V1 होता है इन्फिनेटिव, और ये जो इन्फिनेटिव है नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, सॉरी, इन्फिनेटिव जो है नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं,
और एडवर्ब भी हो सकते हैं। एडवर्ब ये तब होंगे जब किसी वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आए होंगे, यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एडजेक्टिव ये तब होंगे जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए होंगे, यहाँ ऐसा भी नहीं हो रहा। नाउन ये तब होंगे जब या तो ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होंगे, ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होंगे, या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होंगे। सब्जेक्ट तो ही हो गया हमारा, सब्जेक्ट का तो इसका होने का कोई सवाल नहीं। कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब का होता, उससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी होती, वो नहीं लगी। वांट्स लगी है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, जिसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब ये नाउन ही है। तो इन्फिनिटिव यहाँ पर नाउन तो बन गया, ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन इन्फिनिटिव होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब ही, भाई नाउन तो बन गया, ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन है तो वो वर्ब ही। अब चूंकि वर्ब है तो वर्ब के फंक्शन को या वर्ब के नेचर को, वर्ब की प्रॉपर्टीज को कैरी करके चलेगा। वर्ब है तो हमें देखना पड़ेगा किस नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की है ना डिस्ट्रॉय, तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, जिसने कि मी ले लिया। देखिए टू डिस्ट्रॉय इन्फिनिटिव तो है, लेकिन इसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसका वर्ब वाला पार्ट है ये डिस्ट्रॉय। ये जो डिस्ट्रॉय आपके सामने लिखा है, ये जो डिस्ट्रॉय आपके सामने लिखा है, ये इसका वर्ब वाला पार्ट है। इस वर्ब के नेचर को जब हम देखने गए तो हमने पाया कि ये तो खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट, ये लिखा है इसका ऑब्जेक्ट मी, पर्सन। ये हो गया ही जेलस फॉर माई, जेलस की फॉर की जगह ऑफ हो जाएगा, ऑफ माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। अब देखो ये तो हो गई इस सेंटेंस से रिलेवेंट बातें, लेकिन इस जीलस से मिलते जुलते एक दो वर्ड हो रहा है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहीं पर। देखिए जैसे एक वर्ड होता है एनवियस, एनवियस ये भी एडजेक्टिव ही है, ये बना है एनवी से। एनवी नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। इसका मतलब होता है टू विश समथिंग दैट सम अदर पर्सन हैव। मतलब जो जेलस का दूसरा वाला मीनिंग मैंने बताया था ना, ये जो जेलस का मैंने दूसरा वाला मीनिंग बताया था, एंग्री और अपसेट बिकॉज यू वांट समथिंग दैट समवन हैज, ये जो दूसरा वाला मीनिंग बताया था ना, इसके सिमिलर मीनिंग एनवी का होता है, टू विश समथिंग दैट सम अदर पर्सन हैज लिख देता हूं यहाँ पर। कोई दूसरा पर्सन के पास कोई चीज है तो उस चीज को पाने की इच्छा करना या रखना, है ना। इसी मीनिंग में ये वर्ब भी हो जाएगा, इसी मीनिंग में नाउन हो जाएगा। ये तो वर्ब का मीनिंग लिखा है मैंने, मीनिंग लगभग यही रहेगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और इसी नाउन में IOUS लगाकर बना है एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग भी वही है। इसका मीनिंग है डिजायरिंग समथिंग दैट अदर पर्सन हैज, ठीक है, यही इसका मीनिंग है, डिजायरिंग समथिंग दैट अदर पर्सन हैज। अब इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं सी इज एनवियस ऑफ माई न्यू जॉब। एनवियस के साथ भी आप क्या लगाओगे, इज लिख देना हमें। एनवियस एक एडजेक्टिव और उसके साथ भी क्या लगाओगे आप, ऑफ प्रीपोजिशन लगाओगे। कहीं पे देखो, कहीं पे तो आपके सामने आएगा ही आएगा। मैं जानता हूँ प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ा रखी है, मैं जानता हूँ ये आपके सामने कहीं ना कहीं आएगा। 10-20 बार आपको परेशान करेगा पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और 10-20 बार तो इस बुक में मॉक टेस्ट में कितनी बार आएगा, और किस भी एग्जाम में ये उठाकर आ सकता है, क्लोज टेस्ट में आ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एनवीएस लिख देगा और ऑफ, बाई, इन, डेट 3-4 प्रीपोजिशन दे देगा, फिर देख लेना क्या करोगे, ऑफ लगाओगे, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन लगाओगे। ये होता है एनवीएस का मीनिंग। अच्छा, एक जगह और है, एक सिचुएशन और है जहां पर बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, वो लिख देते हैं जीलस। ये जीलस है, इसको जीलस बोला जाता है, जीलस। ये जो लिखा था आपके सामने इसको बोला जाता है जेलस, इसको बोला जाता है जेलस, जेलस।
और ये जो अब जो वर्ड लिखा है ना मैंने, ये बना है जील से, जील, जील से, जीलस, इस तरह से बोला जाता है इसको। और ये जो जील है ये एक नाउन है और इसका मतलब है ग्रेट एंथुजियाज्म। ठीक है, ग्रेट एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब एनर्जेटिक टू डू समथिंग या टू हैव समथिंग। तो जेलस का, जीलस का मतलब क्या होगा, देखिए मेरे मुंह से फिर से जेलस निकल गया। जीलस का मतलब क्या हो गया, सोइंग और हैविंग ग्रेट एंथुजियाज्म और ग्रेट एनर्जी टू डू समथिंग। ठीक है, सोइंग और हैविंग ग्रेट एंथुजियाज्म और ग्रेट एनर्जी टू डू समथिंग, ये अलग मीनिंग है। इसको जीलस बोलते हैं, उसको जेलस बोलते हैं। इसको और उसको एक साथ लिखकर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है आपको एग्जामिनर। उसने एक किया हुआ है और वो फिर से करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सी इज वेरी जीलस सी इज वेरी जीलस फॉर नॉन वॉयलेंस। इसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और उसने यही किया। एग्जामिनर ने इसके साथ जेलस के साथ फॉर लगा के दिया, जबकि जेलस के साथ फॉर नहीं होता। फॉर होता है जीलस के साथ, जीलस फॉर नॉन वायलेंस। ऐसे लिख सकता था मैं, कुछ और भी लिख सकता हूं। सी इज, मैं लिख सकता हूं यहां पर, सी इज वेरी जीलस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, सी इज वेरी जीलस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी है कि हाँ ये करना ही है, चाहिए ही चाहिए मुझे। ठीक है, इस मीनिंग में जीलस यूज होता है और यहाँ पर इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है। जेलस के साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं, उसका मीनिंग ही कुछ ऐसा है। ये आपके 195 सेंटेंसेस हो गए हैं। किसी भी सेंटेंस से अगर आपको कोई दिक्कत है, मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी ग्रामर के किसी और सेक्शन से भी, किसी और पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम अगले सेशन में। नमस्कार।